हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों का सोल्यूशन। और उसमें कर रहे थे माइनर टेस्ट 3 का सोल्यूशन। माइनर टेस्ट 3 की बात करें हम तो माइनर टेस्ट 3 में हमने 1 से 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कल कंप्लीट कर लिया था। आज करें हम आपके 100 से आगे वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन। 1 से 100 तक क्वेश्चनों का सोल्यूशन अपनी प्ले लिस्ट में बन जाएगा। प्ले लिस्ट आपकी बन गई है, बनाई हुई है पहले से ही। वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका ये माइनर टेस्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम क्लास है ये, अपनी अंतिम क्लास है, ठीक है। उसके बाद में हम अभी अपनी क्लास क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। इसके बाद अपना माइनर टेस्ट तैयार आएगा। और थोड़ा सा हम टाइम भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे भाई। वो टाइम क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पेपर हो चुके हैं माइनर टेस्ट 8, ठीक है। और थोड़े एक दो 3 क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारे जल्दी कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यही कोशिश रहती है मेरी, हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि दो तीन क्वेश्चन रोज़ बढ़ाऊँ, ठीक है। जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से। काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं कि सर थोड़ा जल्दी कराओ। देखो ये जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से ही मैं सोल्यूशन करा पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। और पढ़ाई सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए माइनर टेस्ट 3 की बात करें हम, 101वां क्वेश्चन देखते हैं। कल मुझे पता होता कि आगे के क्वेश्चन एलपीपी के हैं, क्योंकि जिस दोस्त ने पीडीएफ बनाई थी कल वाली, उसने मुझे बताया नहीं कि आगे के क्वेश्चन आपके एलपीपी के क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे ये तो पता है कि इसमें एलपीपी का टेस्ट था, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन एलपीपी के थे तो मैं आराम से वहीं पे करवा देता, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो आपको कल ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है पूरी। तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं हम 101 क्या है आपका। देखो, दी गई श्रेणी के लिए x1 + 4x2 - x3 = 3, 5x1 + 2x2 + 3x2, इसको x3 कर लीजिए पहले। तो क्या कर लीजिए, x3। देखो 5x1 + 2x2 + 3x3 = 4। x3 अनाधारित चर लेते हुए आधारी हल है। देखो अनाधारी चर कौन सा लेना है, अनाधारित चर कौन सा ले रहा है, देखो आपका अनाधारित चर ले रहा है आपका x3। यानी इसका मतलब क्या, आपका x3 बराबर क्या रखना है आपने, 0। तो देखो x3 का मान 0 होगा तो ऑप्शन चेक करो, चारों में 0 है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0, तो ऑप्शन ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। x3 बराबर 0 रखो, तो x3 बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो x1 + 4x2, और ये x3 0 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए आप, कितनी 3 मान लीजिए। और ये देखो आपका हो जाएगा 5x1 + 2x2, x3 0 हो जाएगा तो 3 × 0 0 और बराबर 4। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 4, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 3 और 4 से हम निकाल सकते हैं मान किसका, x1 और x2 का। तो देखो अब मैं बात करता हूँ समीकरण नंबर 3 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 5x1 + 4 × 5 = 20, x2 = 5 × 3 = 15। और समीकरण नंबर देखो -5 से गुणा करने पर, और आप देखो आपका समीकरण नंबर, इसको मान लेता हूँ मैं 5, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 5 माइनस समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 4 घटाएंगे तो 4 कौन सी थी आपकी, 5x1 + 2x2 = 4। तो यहाँ से देखो इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो देखो 5x1 प्लस का है, 5x1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 2 गए तो कितना बचे आपके, 18x2। 15 में से 4 गए तो कितने बचे आपके, 11। तो यहाँ पर देखो x2 का मान कितना आएगा आपका, 11/18। ऑप्शन चेक करो, 11/18। देखो इसमें 11/12 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 11/14 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें 11/16 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 11/18 इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी देखो मान निकालो, x2 का मान आ गया, x2 का मान रख दो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में x2 का मान रखेंगे, x2 का मान रखने पर वैसे आपका आंसर तो आगे देखो, शॉर्ट तो यही होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन को साथ साथ देखते जाओ, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो हो चुका आपका कंप्लीट, लेकिन मुझे तो पूरा बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x1 और यहाँ पर +4, x2 का मान कितने रखेंगे हम, 11/18 बराबर 3। इसको देखो 2 से काट देंगे, 4 में 2 बार 18, इसको 9 बार। तो यहाँ पर देखो x1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, और इधर देखिए आप माइनस, ये देखो 2/9, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2/9, ठीक है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 11 भी है आपका, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लगा तो होगा 9 3 27 माइनस 22/9। तो 27 में से 22 किया तो कितने बचेगा आपके, 5/9। तो देखो x1 का मान कितना आ रहा है आपका, 5/9, ये देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट चेक कर लेना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
पहले का आंसर क्या हो गया आपका 101 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए, दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्राम समस्याओं को हल करने की एक व्यापक एवं क्रमिक विधि है। व्यापक एवं क्रमिक विधि कौन सी है आपकी? द्वैता विधि, अपभ्रष्टा वियोजन विधि, आधारी हल या सिंप्लेक्स विधि? तो 102 का आपको सभी को पता है कि व्यापक और क्रमिक विधि आपकी सिंप्लेक्स विधि, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, प्रत्येक अदिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट, ये सत्य है और इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये 2 से 3 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, 2 से 3 बार। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट, सर्वनिष्ठ, ठीक है, ये भी एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट। जैसे मान लीजिए जैसे दो परवले ले लें हम, देखो परवले, ये वाला परवले ले, एक ये वाला परवले ले, इनके जो बीच का क्षेत्र आता है ना, वो हमेशा क्या होता है? अवमुख होता है। देखो लाइन कट नहीं रही ना, तो ये भी बिल्कुल राइट है। रेखीय प्रोग्रामन समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल होता है। और सभी सुसंगत हलों का जो समुच्चय होता है उसका अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट। परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख समुच्चयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय नहीं होता है, देखो ये नहीं होता है। तो ये सभी का, देखो सभी यहाँ पर देखा, कुछ का अवमुख भी होता है भाई, कुछ का अवमुख समुच्चय भी होता है, अवमुख भी होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सभी के लिए जरूरी नहीं है कि सभी का नहीं होगा, कुछ का अवमुख समुच्चय भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। 104 देखिए क्या था आपका। यदि किसी एलपीपी के आधारी मैट्रिक्स बी में अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है तथा इष्टतमता की शर्तों भी संतुष्ट होती हैं, तो समस्या का हल है। केवल एक सुसंगत हल विद्यमान होगा? नहीं, सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, कम से कम एक सुसंगत हल विद्यमान होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यदि किसी एलपीपी के आधारी मैट्रिक्स बी में अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है तथा इष्टतमता की शर्त भी संतुष्ट होती है, तो समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 104 का राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। यदि किसी परिवहन समस्या में 5 पंक्तियां, तो एम बराबर कितना दे रखा है? 5 पंक्तियां, 5 दे रखी, और एवं 4 स्तंभों की संख्या है, एन बराबर कितना दे रखा है? हमें 4 दे रखा है। तो इष्टतम हलों की खाली कोष्ठिका की संख्या, तो खाली कोष्ठिका की संख्या पूछिए हमें, खाली कोष्ठिकाओं की संख्या। तो खाली कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होती है आपकी? m-1 और n-1। तो यहाँ से m का मान कितना है आपका? 5, तो 5-1, n का मान कितना है आपका? 4-1। 5 में से गया तो कितने बचे आपके? 4, और 4 में से गया तो 3, तो 4-3 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वहीं देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और याद कर लो, क्योंकि हमें तो क्या करना है? एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर देखो कुल कोष्ठिकाएँ पूछ लें ताकि आपको याद भी हो जाए। कुल कोष्ठिका किसी होती है आपकी? m.n, ठीक है। और भरी हुई कोष्ठिका पूछिए, भरी हुई कोष्ठिका वो क्या होती है आपकी? m+n-1, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं हम। n कर्मियों को n कार्य नियत किए जाने की विभिन्न संभावित विधियां, जबकि एक कर्मी एक ही कार्य कर सकता है, तो होती है कितनी होती है आपकी? फैक्टोरियल n। देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। दी गई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में निम्न में से एक कौन व्यवरोध की प्रकृति बदलता है? व्यवरोध की प्रकृति कौन बदलता है आपका? कृत्रिम चर। कौन बदलता है आपका? कृत्रिम चर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कृत्रिम चर की बात करें तो क्या होता है? ये प्रारंभिक आधार में इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक आधार में इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? कृत्रिम चर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, अधिक पूरक चर और न्यूनता पूरक चर इस समीकरण में जोड़ा जाता है, कौन सी विधि में? आपकी सिंप्लेक्स विधि में। समीकरण को संतुष्ट करने के लिए अधिक चर क्या होता है आपका?
घटाया जाता है और न्यूनताक्षर क्या होता है आपका जोड़ा जाता है। इन दोनों को याद कर लेना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 107 का। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो एक चीज़ और याद कर लो, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ जाता है कभी कभी। देखो न्यूनता पूर्वक है ना आपका, न्यूनता पूर्वक चर व अधिक पूर्वक चर, क्योंकि जो आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी वहाँ पर एक खतना आता है, पूर्वक चर का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है, मान शून्य होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आपके आने लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। संशोधित सिंप्लेक्स विधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है आपका, पुनरावर्ती पदों में कम प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है, कम प्रयासों में अधिक सूचना प्रदान करता है। बिल्कुल राइट, कम प्रयासों में क्या करता है, अधिक सूचना प्रदान करता है, और कम प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 109 की बात करते हैं। देखो, कौन सा वैज्ञानिक परिवहन समस्याओं से संबंधित नहीं है, कौन सा वैज्ञानिक परिवहन समस्याओं से संबंधित नहीं है। टी.सी. कूपन्स, एफ.एल. हिचकॉक, यूलर और डेटजिंग, तो कौन सा नहीं है, यूलर नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पर देखो, धनात्मक संख्या दे रखी है एक्स वाई और जेड के लिए सारणिक दे रखी का आंकिक मान क्या होगा। देखो मुझे तो याद है, क्या होगा, 0। कैसे होगा, देखो 0, तो ये हम जानते हैं। देखो लॉग ए बेस बी बराबर क्या होता है आपका, लॉग बी, ए बेस लिख देता हूँ, लॉग ई बेस बी और लॉग ई बेस ए, ये होता है ना। तो इसमें ये लगा दो फॉर्मूले में, मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग वाई अपॉन बेस एक्स है ना, लॉग एक्स, और क्या हो जाएगा आपका, देखो लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका, देखो लॉग एक्स, नीचे आ जाएगा आपका लॉग वाई 1, और लॉग जेड अपॉन लॉग वाई। तीसरे में देखो आपका लॉग एक्स है, भाई ये के दे रखा है यहाँ पर, देखो के नहीं है, क्या आपका एक्स है, लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड और लॉग वाई अपॉन लॉग जेड हो जाएगा और 1। ठीक है, ये अपनी मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो मान लेते हैं, माना लॉग एक्स, क्या हो रहा है, माना लॉग एक्स बराबर ए और लॉग देखो वाई बराबर बी और लॉग जेड बराबर सी, ताकि हमें थोड़ी इजी पड़ जाए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो ए बी अपॉन ए और अपना सी अपॉन ए, यहाँ से क्या, सॉरी 1 करो इसको, 1। दूसरा देखो आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी 1, सी अपॉन बी। तीसरा क्या आ जाएगा, देखो आपका ए अपॉन सी और बी अपॉन सी और 1। ठीक है, अब देखो इसको, सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले देखो मैट्रिक्स को पंक्ति, देखो R1 को गुणा कर दो किससे, ए से, R2 को गुणा कर दो बी से, और R3 को गुणा कर दो सी से, क्योंकि सारणिक है तो एक अवयव एक से, एक पंक्ति से अवयव होगा, सभी से नहीं है। मैट्रिक्स में तो क्या होता है, जो गुणा करवाते हैं वो सभी से गुणा होता है, लेकिन सारणिक में जिससे गुणा करवाते हैं उसी के साथ होता है। ठीक है, ए और बी और सी, ए से गुणा करवा रहा हूँ किसको मैं, देखो यहाँ पर पहली पंक्ति को ए और बी से करा रहा हूँ दूसरी पंक्ति को बी और बी, और सी से गुणा करा रहा हूँ तीसरी पंक्ति को सी और सी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, एस से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या बना, देखो ए बी सी, और ये आ गया देखो आपका ए बी सी ए बी सी, और यहाँ पर देखो ए बी सी। और किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ या सारणी के सभी अवयव समान होते हैं, तो सारणी का मान क्या होता है आपका 0। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा 0, राइट आंसर।
ठीक है, इसे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। माना ए तथा बी 3 × 3 कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि ए डिटर्मिनेट ए बी ए का ट्रांसपोर्ट, क्या दे रखा है हमें, देखो डिटर्मिनेट ए बी ए का ट्रांसपोर्ट बराबर दे रखा है हमें 8, और डिटर्मिनेट ए बी का इन्वर्स दे रखा है हमें 8, और हमें पूछा है देखो डिटर्मिनेट बी ए इन्वर्स और बी का ट्रांसपोर्ट, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, कौन कौन से। ये तो लगेगा आपका देखो डिटर्मिनेंट एम एन वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है देखो इनको सभी के अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट एम और डिटर्मिनेंट एन हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसमें लगेगा आपका डिटर्मिनेंट ए बराबर होता है आपका डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोर्ट, समझ गए। अरे इसका मतलब समझते हो क्या, मापांक ऑफ ए बराबर होता है मापांक ऑफ ए का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट पूरा हिंदी में लिख दिया। तो यहाँ से देखो अपना, मैं तो मापांक किससे करवा देता हूँ आपको, यार ऐसे कराऊंगा आपको, जैसे ऐसे करवा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो डिटर्मिनेंट ए बी ए का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है हमें, बी, ठीक है। तो इसको क्या मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी और डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोर्ट बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले की 8 है भाई, बी कर दिया मैंने, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। जल्दी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, उतना जल्दी होता है। अब देखो हमने देखो दूसरी थ्योरम क्या पढ़ी थी आपकी, ये वाली, डिटर्मिनेंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोर्ट। तो ये देखो गुणा के अंदर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए, और इसका क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए इसका, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, देखो डिटर्मिनेंट ए बी इनवर्स बराबर दे रखा है हमें 8, दे रखी है कि नहीं दे रखी। जो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होगा आपको, याद तो जान जाए दिमाग के अंदर क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही कि हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है। देखो तो यहाँ से देखो ये दे रखा है हमें 8, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं डिटर्मिनेंट ए और डॉट डिटर्मिनेंट बी, पहला फॉर्मूला एम एन वाला फॉर्मूले से, बी इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। आप देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए, ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट बी बराबर 8। तो यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो गया अपने पास 8 डिटर्मिनेंट बी, इसको समीकरण नंबर मान लो 2, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो, यहाँ पर मान रख दो डिटर्मिनेंट इस वाले समीकरण नंबर 2 का एक ही जगह, तो मान रखेंगे हम, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बी आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, देखो स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ए कितना 8, तो 8 का देखो इसे यहाँ पर आ जाएगा 8 डिटर्मिनेंट बी का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट बी बराबर कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट बी बराबर 8। तो देखो बी स्क्वायर बी कितना हो जाएगा बी क्यूब, तो 64 डिटर्मिनेंट बी क्यूब बराबर 8। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट बी क्यूब बराबर 8/64, यानी कितना आ जाएगा 1/8। तो यहाँ से देखो अपना क्या है डिटर्मिनेंट बी बराबर कितना आ जाएगा 1/8 की पावर 1/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 2 की पावर 3 होती है, तो 1/2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बी का मान कितना है आपके पास 2, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट बी 1/2 आ गया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर ये रहा समीकरण नंबर 2। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा, बी कितना है आपका 1/2, तो 8/2 यानी कि 4 आ गया अपने पास, डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा क्या है, क्या पूछा है आपका डिटर्मिनेंट बी ए इनवर्स और बी का ट्रांसपोर्ट,
डिटर्मिनेट बी इनवर्स और बी का ट्रांसपोर्ट। हमें पूछा है डिटर्मिनेट बी ए इनवर्स और बी का ट्रांसपोर्ट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं पहले वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ वापस, डिटर्मिनेट बी और देखो डिटर्मिनेट ए का ट्रांसपोर्ट ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेट ए का इनवर्स, और देखो डिटर्मिनेट बी ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेट बी हो जाएगा। देखो दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने कि डिटर्मिनेट ए बराबर होता है आपका डिटर्मिनेट ए का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरी कंडीशन इस वाले से। तो देखो ये तीनों मान हमारे पास आए हुए हैं। डिटर्मिनेट बी का मान कितना है आपके पास, ये रहा, कितना आपका 1/2 इंटू डिटर्मिनेट ए का मान कितना है आपके पास 4, ये रहा 4 इंटू 1/4 और डिटर्मिनेट बी का मान 1/2। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1/16 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो रैखिक प्रोग्राम समस्या का अधिकतम प्रतिबंध मान देखो क्या दे रखा है, देखो जेड मैक्सिमम क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है वैसे तो। जेड मैक्सिमम दे रखा है आपका 3x1 + 2x2 + x3 में शॉर्ट बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा निकाल लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के होते हैं। देखो 4 चर दे रखे हैं, कितना बड़ा मान होगा आप समझ सकते हो खुद ही, 4 नहीं 5 होगा, इसमें देखो 5 दे रखे हैं, तो माइनस का 3x1 प्लस का 4x2 प्लस का x3 प्लस का x5 बराबर 7 दे रखा है। तो देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे, देखो परिबद्ध होगा अपरिबद्ध, देखो यहाँ पर देखो इसके दोनों समय यहाँ पर देखो ऋणात्मक आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ए मान, इसको देखो ये वाला दोनों पद ऋणात्मक आ रहे हैं ना, कैसे आ रहे हैं आपके ऋणात्मक, और ये देखो दोनों क्या आ रहे हैं आपके RHS देखिए दोनों, तो क्या आ रहे हैं आपके 7 और 8, कितने आ रहे हैं आपके 7 और 8, तो दोनों में देखो आपकी 7 और 8 यानी सेम नहीं आ रहे, दोनों सेम नहीं आ रहे ना, तो दोनों क्या होंगे आपकी असंगत होंगे, असंगत होंगे, कोई भी संतुष्ट करने वाला हल विद्यमान नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा इसका, क्या नहीं होगा आपका, कोई हल नहीं होगा। ये इसकी ट्रिक थी शॉर्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आएगा बड़ा, देखो n चरों में m प्रतिबंधों यदि पूछ भी ले तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, बताते हैं सर पढ़ाते जब बड़ा सर की यदि क्लास ले तो आराम से कर सकते हो। n चरों में m प्रतिबंधों m <= n की रेखीय प्रोग्रामन समस्या के आधारित सुसंगत हलों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है NCM, देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं हम। देखो मैंने क्या बताया था, बार एक लाइन आई थी, प्रत्येक अदिश समतल होता है, कैसा होता है आपका अवमुख समुच्चय, बार पीछे ये लाइन आई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 115 की। देखो 3 पंक्ति और 3 स्तंभों वाली संतुलित परिवहन समस्या के लिए आधारित चरों की संख्या, आधारित चरों की संख्या क्या होती है m + n - 1, m का मान कितना आपका 3, m का मान कितना आपका 3, n का मान कितना आपका 3, तो यहाँ पर देखो 3 + 3 - 1, तो 6 - 1 बराबर 5, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 116 की। एक LPP के आधारित सुसंगत हल में सभी चर धनात्मक हो तो हल कहलाएगा, LPP आधारित सुसंगत हल में सभी चर धनात्मक हो तो क्या कहलाता है भाई, सुसंगत ऋणात्मक या अपभ्रष्ट या अनअपभ्रष्ट, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रष्ट। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये तीनों कंडीशन आप याद कर लेना, अपभ्रष्ट की, अपभ्रष्ट की, अनअपभ्रष्ट की और सुसंगत हल की। आपके एग्जाम बार बार पूछा जा सकता है, कोट बन सकता है यहाँ से आपको, यदि मान लीजिए एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करे तो कोट बन सकता है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 117, ये देखो मैंने बताया था, ये आपका आद्य समस्या मिनिमम z बराबर 10x1 + x2 + 5x3 दे रखा है। तो देखिए इसका क्या बताना, ST दे रखा है हमें 5x1 - 7x2 + 3x3 > 50, इष्टतम हल बताना है, इसका इष्टतम हल बताना है। तो देखो इसके 3 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, 3 केस। केस फर्स्ट देखो क्या बनेगा आपका, केस फर्स्ट की बात करें तो देखो हम पहले x2 बराबर 0 मानूँ, x3 बराबर 0 मानूँ, तो देखो 5x1 > कितना हो जाएगा आपका 50, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, x1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10,
और x1 बराबर 10 रखो आप समीकरण नंबर कौन से में, जेड में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो x1 बराबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा आपका, देखो मिनिमम जेड की बात करें हम तो कितना आ जाएगा आपका जेड 10 × 10 हो जाएगा, बाकी x2 x3 हमने 0 माना है तो 0, बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, केस 2 की बात करें, देखो आपका केस 2, यदि मैं मानूँ मैं x1 बराबर 0 और x3 बराबर 0, तो यहाँ पर देखो x1 बराबर 0 x3 बराबर 0, तो माइनस का 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ रहा है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस का 50/7, तो माइनस तो होता है नहीं, ठीक है, अष्टम नहीं होगा आपका, फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि x है आपका क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अष्टम हलिया याद करने के लिए जो आपकी दे रखी है, आद्य समस्या दे रखी है, वो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को आप याद रखना, क्योंकि हम देखते हैं x1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये आपका संभव नहीं है, तो केस 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। केस 3 की बात करते हैं, देखो केस 3 देखो आप x1 मान लिया हमने 0, सॉरी x2 मान लिया, x1 मान लिया, कौन सा बच गया भाई, x1 बराबर 0 मानूँ और x3 बराबर 0 मानूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका x1 x3 2 0 मान लिया तो 3x1, देखो 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो x3 कितना आ गया आपका ग्रेटर देन टू 50/3, कितना आ गया आपका 50/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x3 आ जाएगा आपका 50/3, ये मान रखो समीकरण नंबर 1 में, तो z का मान कितना आ जाएगा आपका, z का मान आ जाएगा आपका 5 × 50/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 0 और 25/3, तो देखो कौन सा मान आ रहा है, ऑप्शन देख लो, तो यहाँ पर 100 आ रहा है क्या, नहीं है, 100 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, 250/3 आ गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ऐसे करना है भाई इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। 118 क्या है आपका, देखो रेखिक प्रोग्रामर समस्या में सिंप्लेक्स प्लन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर सम्मिलित करने होंगे। कृत्रिम चर देखो, एक तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो हमें न्यूनता पूरक चर कृत्रिम चर, तो क्या होगा आपका जोड़ना पड़ेगा, और आपका अधिकीय पूरक कृत्रिम चर क्या होगा आपका घटाना होगा, तो कितने हो गए आपके 1 और 2, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बताऊँ क्या, समझाऊँगा इसको, देखो यहाँ पर ये वाली समीकरण देखो, ठीक है, इनमें जोड़ लेना, एक तो क्या करना है हमें x1 + 2x3 सॉरी 2x2, यहाँ पर देखो प्लस कर देंगे, न्यूनता पूरक तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो x3 कर दूँ मैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका बराबर 3, और यहाँ पर देखो 2x1 + x2, और यहाँ पर देखो प्लस जोड़ा है हमने, तो इसको घटाना भी तो पड़ेगा, तो x3 क्या हो जाएगा आपका, ये तो क्या हो जाएगा आपका 0x3, और माइनस का करेंगे हम x4, ये होता है आपका अधिकीय पूरक चर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना है 3, तो आपको एक तो जोड़ना है एक घटाना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 119 की। 119 की बात करते हैं, देखो 119 क्या आता है आपका, निम्न समुच्चय में कौन सा समुच्चय अवमुख नहीं है, कौन सा समुच्चय आपका अवमुख नहीं है। देखो आपका ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x3 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये तो अवमुख समुच्चय है। ये भी आपका x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 भी ग्रेटर देन 0, लेकिन x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी है आपका, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं है, तो 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवमुख समुच्चय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। गणितज्ञ डी केनिंग द्वारा सिद्ध की गई प्रमेय जिसे हल करने के लिए प्रयोग होती है, कौन सी होती है भाई आपकी, रेखीय प्रोग्रामन समस्या को लेखा चित्र से, रेखीय प्रोग्रामन को सिंप्लेक्स विधि से, नियंत्रण समस्या, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रण समस्या। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। दो अवमुख समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होता है, हमेशा अवमुख होता है, सदैव अवमुख होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। हंगेरियन विधि निम्न में से किसे हल करने के लिए काम आती है, नियंत्रण समस्या को, परिवहन समस्या को, खेल समस्या को, असंतुलित समस्या को, इंपॉर्टेंट है आपकी, और किसे हल करने के लिए काम आती है आपकी नियंत्रण समस्या को, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं हम। रेखीय प्रोग्रामर समस्या अधिकतम दे रखा है, देखो कल भी करवा दिया था इसका हल, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, ये अपना क्या है चतुर्थांश है,
ठीक है। देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x जीरो करेंगे तो y का मान 1 होगा, x जीरो करेंगे तो y का मान कितना होगा आपका 1 होगा, और y जीरो करेंगे तो x का मान कितना होगा 1 होगा, तो 1 0 और 0 1। तो रेखा कौन सी होगी आपकी, ये वाली, सॉरी ज़्यादा हो गया ना, ये वाली। और लेस देन इक्वल टू दे रखा है, तो लेस देन यानी मान यहाँ से कम होगा, नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पर देखो x प्लस वाई, यदि x जीरो होगा तो y का मान कितना होगा आपका 2, तो 0 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 2। तो दूसरी रेखा कौन सी होगी आपकी, ये वाली, ठीक है। और देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इधर वाला क्षेत्र आएगा और इधर वाला क्षेत्र आएगा, तो कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र आ रहा है क्या, यहाँ पर देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र कोई नहीं हल है, कोई हल नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं आ रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 124 करते हैं। देखो 124 क्या आपका, निम्न प्रोग्राम समस्या के लिए उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होगा। उद्देश्य फलन का अधिकतम मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो उद्देश्य फलन का अधिकतम मान इन दोनों समीकरणों से निकालेंगे, ठीक है। और भी कैसे, ग्राफ से निकाल लेना, या ऑप्शन से पुट तो कैसे करेंगे इसको, ग्राफ से निकालेंगे। तो एक चीज़ और है, इन दोनों से क्या हो, x और y का मान निकालो। अधिकतम बार, ज़्यादातर बार इन दोनों का जो मान होता है ना, अधिकतर बार जो इनका मान होता है वही अधिकतम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन से क्या करेंगे, ऑप्शन से क्या निकालो, तो यहाँ से तो क्या निकालेंगे, यहाँ से कर लो, ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट निकालो, आपको उसको पॉइंट निकाल लें। तो यहाँ पर देखो पॉइंट देगा कौन सा जगह, ग्राफ से थोड़ा पता चल जाएगा कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है पहले कि अधिकतम मान कौन सा होगा, तो सुसंगत हल का अधिकतम मान कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो देखो आप x बराबर 0 रखेंगे पहले समीकरण में, तो y बराबर देखो 5, और y 5 का भाग देंगे 180 में, कितनी बार जाएगा भाई, 5 का भाग 180 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15 6 5 30, तो 36 बार। तो x का मान 0 होगा तो y का मान कितना होगा आपका 36 होगा। यहाँ पर मान लेता हूँ x का मान 0 होगा तो y का मान 36 होगा। दूसरे की बात करें हम, तो देखो यहाँ पर y का 0 रखेंगे तो x का देंगे इसमें, तो x का मान कितना होगा आपका 90, कितना होगा आपका 90। तो यहाँ मान लेता हूँ मैं 90 0। ये हो गया अपनी एक तो समीकरण, कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र देखो कौन सा होगा, लेस देन, यानी नीचे वाला क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 45, तो 45 कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर x बराबर 0 y का मान 45, ठीक है। और देखो y का मान 0 रखेंगे, x का मान 45, तो 90 से पहले आएगा, तो यहाँ से देखो 45 0। तो दूसरी रेखा कौन सी होगी अपने पास, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्या आपकी लेस देन 0, यानी इधर वाला क्षेत्र आएगा। अब देखो और x और y किससे आपके ग्रेटर देन 0 है, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये वाले सभी पॉइंट रखेंगे हम, देखो 0 36 रखेंगे, तो 0 36 इसमें रखो जेड के अंदर, तो ये तो 0 जगह, यहाँ पर देखो 36 को 3 से करो तो कितना हो जाएगा आपका, ये रखेंगे तो 0, y का मान 36 रखेंगे तो 0 0 0, और 36 18, ये 3 3 9 और 10, ये आएगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में क्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। दूसरा देखो ये 0 0 रखेंगे तो 0 0 भी नहीं आएगा, ठीक है। 45 0 रखो, 45 0, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें 45 45 दूना 90,000, तो ये देखो 90,000 आ रहा है। अब तो काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, इन इसी को रख के कर देते हैं 90,000, लेकिन देखो हमारे एक प्रतिशत बिंदु हो रहा है ये वाला, तो ये प्रतिशत बिंदु कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों समीकरण से। तो इन दोनों को समीकरण रूप लो। देखो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 2x प्लस 5y बराबर 180, और ये क्या जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 45। तो इसको नीचे वाले गुणा कर दो किससे, आप ये देखो 2 से गुणा करवा दो, 2x प्लस 2y बराबर 45 गुणा 90, ठीक है। इजी से गुणा कराओ, जो इजी वाला कट जाए, तो यहाँ से माइनस इसमें से घटा दो, फिर इसको इसमें से घटाना है, और ये माइनस, तो देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गए तो कितना बचे आपके 3y, और यहाँ से देखो 180 में से 90 गए तो कितने बचे आपके 90, तो y बराबर कितना है आपका 30 आ गया। y बराबर कितना आ गया आपका 30, ये बिंदु y बराबर 30 आ गया। तो x का मान इस वाले से निकालो, इस वाले से, तो x का मान y का मान 30 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 45 माइनस 30, तो x का मान आ जाएगा आपका कितना 15, तो x का मान आ गया 15। अब ये पॉइंट रखो इसके अंदर, जेड के अंदर, तो कितना आएगा आपको, देखो 15 दूना, x का मान 15 रखेंगे तो 15 दूना 30, तो 30,000, 15 और 30 रख रहे हैं, ठीक है, 30,000, और प्लस y का मान कितना रखेंगे हम 30, तो 30 रखेंगे तो 4 0 3 0 ये रही, a 0 ये रही, तो 0 कितने आ जाएगी अभी 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 3 9, 90,000।
तो 30,000 और 90,000 कितने होंगे आपकी? 1,20,000। आप देखो हमें क्या पूछा है? अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कौन सा आ रहा है आपका? 1,20,000। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। प्रतिबंधित नियंत्रण समस्या में किसी एक विशिष्ट कक्ष में निर्दिष्ट नहीं बनाया जा सकता, तब इसे निजात के लिए हम इसे प्रतिबंधित कक्ष में रखते हैं। वह है बहुत बड़ा मूल्य, औसत मूल्य, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बड़ा मूल्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं हम। ये देखो आराम से इजी क्वेश्चन है। आपको यदि ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पर देखो चरों अक्ष तथा वाई के लिए प्रारंभिक आद्य समस्या इष्टतम आधार जहाँ इनके संगत खर्च, देखो खर्च दे रखा है 3 व 0। तो यहाँ पर देखो 3 और 0 दे रखा है, यानी लागत मूल्य दे रखा है। मैं मान लेता हूँ सी एक्स बराबर 3 और सी वाई बराबर कितना दे रखा है? 0। ठीक है। इसके संगत स्तंभ दे रखा है, देखो आपका स्तंभ मान लेता हूँ स्तंभ A1 कितना दे रखा है पे? 3 2। ठीक है, 3 2 का ट्रांसपोर्ट दे रखा है, देखो ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और आपका देखो स्तंभ बी दे रखा है, मैं स्तंभ बी दे रखा है कितना, या A1 A2 मान लेता हूँ। तो A2 कितना हो जाएगा आपका? 0 माइनस का 1। ठीक है। अब तो यहाँ से बी क्या बन जाएगा अपना? बी बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी? 3 0, क्योंकि देखो मैं क्या दे रखा है 3 और 0, ट्रांसपोर्ट दे रखा है ना, ट्रांसपोर्ट करना है इसका। तो देखो 3 और फिर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। फिर कितना आएगा आपका? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ये देखो ये अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी। और सी बी क्या बन जाएगा आपका? सी बी देखो क्या बन जाएगा आपका? ये 3 और 0, तो 3 0। और द्वितीय समस्या की कंडीशन क्या होती है आपकी? आद्य समस्या की कंडीशन क्या होती है आपकी? कंडीशन होती है आपकी देखो यू शॉर्ट किताबी लैंग्वेज की बात करो तो यू का ट्रांसपोर्ट, सी बी का ट्रांसपोर्ट और बी इनवर्स। तो यहाँ से देखो इसका बी इनवर्स निकालेंगे तो मापांक को बी कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 3। और यहाँ से बी इनवर्स कितना हो जाएगा आपका? बी इनवर्स हो जाएगा माइनस का 1/3 मापांक ए डी जी ए। तो 2 का तो जी है, इन दोनों को स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन। तो -1 2 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, और 3 और माइनस का 2। और इसको माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? देखो 1/3 1 0 और 2 और माइनस का 3, ये आ गया अपने इनवर्स। और दो सी का ट्रांसपोर्ट ये रहा आपका। तो सी बी क्या है आपका? ये रहे। तो सी बी का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? सी बी का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका 3 0। तो इन दोनों गुणा करवाना है, बस ये अपना माना जाएगा 3 0। और ये कितना जाएगा आपका? देखो a/3 यहाँ गुणा कर दो, 1 0 2 माइनस 3। तो यहाँ से देखो 1/3, ये देखो आपको पहले इस पंक्ति को स्तंभ से करेंगे तो 3 0, तो 3 आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका? देखो अंदर गुणा करेंगे 1/3 को तो कितना जाएगा आपका? 1 और 0। यार एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया ना इसको, एक मिनट, देखो जल्दीबाजी में उल्टा लिख दिया। स्तंभ नहीं पंक्ति बनेगी। ठीक है, स्तंभ नहीं बनेगा, क्या बनेगी? पंक्ति बनेगी। 1/3 देखो 3 0, 3 को 1 से करेंगे तो 3, और 2 को 0 से करेंगे 0, तो पहला 3 आएगा। 3 को 0 से करेंगे 0, और 0 को 3 -3 से करेंगे 0, तो यहाँ से क्या आएगा आपका? 1 0। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1 0। देखो कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। द्वितीय समस्या का इस्तेमाल होगा आपका 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। आपको डायरेक्ट करना है इस चीज़ों को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं था। ऑप्शन नंबर, यदि आपको ये कंडीशन बतानी है, ये वाली कंडीशन, तो आसानी से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप कर लेना है ना। 4 मशीनों द्वारा 4 कार्य किए जाते हैं। स्तंभ नियंत्रण के लिए कार्य जे 1 मशीन M2 जॉब 2 मशीन 4 को जॉब 3 मशीन ए को जॉब 4 मशीन 3 को दिया जाता है। तो आई जॉब को जेवी मशीन द्वारा किया जाने का खर्चा कितना होगा? तो देखो इसमें खर्चा होगा आपका 49। ठीक है, और ये किससे होगी आपकी? उत्तर पश्चिमी से कर लेना, उस विधि से, आपकी उत्तर पश्चिमी कोने वाली विधि से आप कर लेना। इसको थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन है ना। बाकी आपको नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। देखो एलपीपी को हल करने के लिए निम्न में से कौन सा चर प्रयोग में नहीं आता? कृत्रिम चर, न्यूनतापूर्वक चर, अनिश्चित या अधिकपूर्वक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 129।
उत्तर पश्चिम कोने वाली विधि का उपयोग याद करने के लिए होता है। उत्तर पश्चिम कोने वाली विधि का उपयोग याद करने के लिए होता है। क्या होता है भाई आपका? आरंभिक सुसंगत तल। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है इनमें से, यह हमें बताना है। देखो, एक अवमुख समुच्चय अनंत चरम बिंदुओं का नहीं रखता। देखो, अनंत चरम बिंदु रखता है, ये तो गलत हो जाएगा। रखता है, सही। एक एलपीपी अनंत चरम बिंदुओं को रख सकता है। एक एलपीपी नहीं रख सकती, अवमुख समुच्चय रख सकता है, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक एलपीपी यथार्थ है, दो अलग अलग स्टम, देखो दो अलग अलग स्टम हल नहीं हो सकते, ये भी गलत हो जाएगा। एक एलपीपी अनाधारी स्टम हल रख सकता है, बिल्कुल राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131, जो आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित है। देखिए क्या है, आपका 131वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो, पाठ्यचर्या के अंतर्गत इनमें से शामिल है पाठ्यक्रम, सह पाठ्यचर्या, गतिविधि, शैक्षणिक वातावरण के भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों शामिल है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 131 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। एनशेप एससी 2023 के अनुसार निर्धारित गणित पाठ्यचर्या के 3 मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो आपका अनिवार्यता का सिद्धांत शामिल है, उपयोगिता का सिद्धांत शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? उपयोगिता का सिद्धांत शामिल नहीं है। आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामंजस्य का सिद्धांत शामिल है आपका, व्यवहारिकता और संतुलन का सिद्धांत भी शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं हम। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए आपकी? होनी चाहिए महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134। पाठ्यचर्या के मानदंड में शामिल तत्व नहीं है। पाठ्यचर्या के मानदंड में शामिल तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है आपकी? विषय, अनुभव, अभिरुचि या अभिवर्ती या रुचि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रुचि। मानदंड में शामिल तत्व नहीं, कौन सा नहीं है? रुचि नहीं है आपका, विषय है, अनुभव है, अभिवर्ती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। पाठ्य योजना पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की रूपरेखा है, जिसे उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसे उन्हें प्रस्तुत किया जाना है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है भाई? वुड के द्वारा, बोसिंग के द्वारा, ग्रीन के द्वारा या बिनिंग के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वुड के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य योजना की रूपरेखा है? इनमें से कौन सी पाठ्य योजना की रूपरेखा है? तो 136 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा, विषय और प्रकरण है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य भी है, शिक्षण सहायक सामग्री भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस भाषा से हुई है? जर्मनी से नहीं, डच से नहीं, लैटिन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की प्रणाली से मुक्त हो, बिल्कुल। रटने की प्रणाली से कैसा करना है? मुक्त हो, बिल्कुल है। परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये काम किसको है? आरपीसी का काम है, ठीक है, परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना। ये एनसीएफ 2005 का नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 139 की बात करता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या संगठन का सिद्धांत नहीं है? पाठ्यचर्या संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं है आपका? अध्यापक केंद्रितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। इकाई योजना प्रारूप में जिन घटकों को क्रमवार प्रदर्शित किया जाता है उनका उचित क्रम है। उनका उचित क्रम कौन सा आपका? उद्देश्य, अपेक्षित योग्यताएं, वस्तु संकलन, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बालकों को तत्काल क्या व कितना पढ़ाना है? उचित मार्गदर्शन हेतु एवं बालकों ने कितना ग्रहण किया है, इसका पता चलता है। वो चलता है सूक्ष्म पाठ्य योजना से, इकाई योजना से, लघु पाठ्य योजना से, दैनिक पाठ्य योजना से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श पाठ्य योजना का उद्देश्य नहीं है? आदर्श पाठ्य योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है आपका? मूल्यांकन में सभी उद्देश्यों की समप्राप्ति की जांच करना, विषय वस्तु को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, विषय कालांश के समय का प्रभावी उपयोग करना, अधिगम क्रियाओं के चयन में किसी प्रकार की अनिवार्यता। तो 142 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। हर्बिटियन पाठ्य योजना में कौन सा चरण शिक्षक को नई सामग्री को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है आपका? संघ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 की बात करता हूँ मैं। पाठ्य योजना के हर्बिटी के पंचपदीय उपागम
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इन पंचकर्मी पद्य उपागमों का सही क्रम बताना था। तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखो पहला होगा आपका तैयारी, तैयारी के बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, फिर आपका साहचर्य 3 नंबर पर, फिर होगा आपका सामान्यीकरण 4 नंबर पर, और फिर कौन सा होगा आपका? अनुप्रयोग 5 नंबर पर। मूल्यांकन है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 6 5 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 145 की बात करता हूँ। इकाई किसी समस्या का योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन किनका है भाई? 145 में मॉरिसन का नहीं, हेनरी हेरेप का नहीं, थॉमस एम रिस का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 146, निम्न में से किस तत्वों का दैनिक पाठ्य योजना का उपयोग नहीं है? दैनिक पाठ्य योजना का उपयोग नहीं है। नील पत्र का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 147, देखो इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? प्रीस्टोन को, प्रोफेसर एस.सी. मॉरिसन को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की बात करता हूँ मैं। इकाई योजना का पद नहीं है, इकाई योजना का पद नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? प्रस्तावना का प्रश्न लिखना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 149 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो कौन सी आपकी? वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 150 और इस माइनर टेस्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन। पाठ्य योजना में हर्बेटिये दृष्टिकोण और मॉरिसन दृष्टिकोण के बीच प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर क्या आपका? प्रमुख अंतर आपका हर्बेटिये दृष्टिकोण एक रैखिक पाठ्य योजना पाठ संरचना का पालन करता है, जबकि मॉरिसन दृष्टिकोण इकाई आधारित है। इंपॉर्टेंट भी है और राइट भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपका माइनर टेस्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है, वो उत्तर पश्चिम कोने वाली विधि वाला, वो आप कर लेना। बाकी आपको नहीं आए तो कमेंट में कर देना। कल करते हैं माइनर टेस्ट 4, और जिन क्वेश्चनों में ट्रिक लगती है मैं वो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? ट्रिक मैं साथ साथ बता देता हूँ जिन क्वेश्चनों में लगती है, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ज़्यादातर में ट्रिक नहीं लगती। ट्रिक आपके कौन कौन से, देखो कौन कौन से प्रश्नों में लगती हैं आपके? तो 2D में लगती है, ये 3D में लगती है, ठीक है? एक आपके मैट्रिक्स में लगती है, ये डिटर्मिनेंट में लगती है, ठीक है? ऐसे जो फिक्स टॉपिक हैं उनमें ज़्यादा तो ट्रिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे आप 3D में लगती है, 3D में तो सबसे ज़्यादा ट्रिक, 3D तो पूरे ट्रिकों पे टिकी हुई है। यदि जिनको ट्रिक याद है, ऑप्शन काटना आता है, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं ट्रिक की बात करूँ तो एक और आपका ये क्या है? D1 कुछ सामान, अच्छा बारिश का मैसेज है, बारिश हो रही है भाई आज। तो देखो आपका 2D 3D और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, और ये हो गई आपकी एक आपका कौन सा टॉपिक है वो देखो। कॉलेज वालों में बात करें तो कॉलेज में ग्रुप थ्योरी, तो क्या वो आपकी लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में भी ट्रिक लग सकती है आपके अनुक्रम वगैरह के अंदर, ठीक है? वहाँ पर भी ट्रिकें यूज होती है। इसके अलावा आपके जो आंशिक अवकलन समीकरण है, आंशिक अवकलन समीकरण वाली में लगती है। और इसके अलावा एक आपकी जो कौन सी स्पर्श रेखा वगैरह है ना, वो टॉपिक वाला, वहाँ पर भी थोड़ी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक फिक्स टॉपिक होते हैं जहाँ पर ट्रिक की यूज की जाती है, ठीक है? हर क्वेश्चन में ट्रिक भी नहीं लगती है भाई, लगती है मैं मानता हूँ, हर क्वेश्चन में ट्रिक भी लगती है, लेकिन वो ट्रिक लगेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन भी होना चाहिए कि उस ट्रिक लगे उसमें, ठीक है? तो वैसे मैं बताता रहता हूँ साथ साथ, और बताऊँगा जैसे आपके जो टॉपिक आएंगे ना, उनके टेस्ट होंगे ना, तब मैं और भी बताऊँगा। और थोड़ा सा सोल्यूशन करना भी आना चाहिए भाई, कभी कभी एग्जाम में ट्रिक याद नहीं रहती है, सोल्यूशन और उसका तरीका भी याद होना चाहिए, ठीक है? और यदि सॉल्यूशन तरीका याद है आपको तो उसकी ट्रिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको, ठीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी करते हैं माइनर टेस्ट यार, और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। सॉल्यूशन अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना, और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, कल दोबारा मिलते हैं।